अगर वो समुद्री रास्ता बंद हो गया जहां से भारत में तेल आता है तो भारत एक बहुत बड़े संकट में पड़ सकता है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के अंदर जमीन हिला देने वाली बमबारी की है, जिसे उन्होंने मिडनाइट हैमर नाम दिया है, यानी मध्य रात्रि की चोट। भारी बमों से ईरान के गुप्त ठिकानों को तहस नहस कर दिया गया और अब ईरान ने चेतावनी दी है कि वो तेल लाने वाला समुद्री रास्ता बंद कर देगा। भारत का 40% तेल इसी रास्ते से आता है। तेल महंगा हो रहा है, रुपया नीचे गिर रहा है, सरकार लोगों को वापस लाने के लिए हवाई जहाज भेज रही है और बाजार डगमगाने लगे हैं। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के अंदर जमीन हिला देने वाली बमबारी की है, जिसे उन्होंने मिडनाइट हैमर नाम दिया है, यानी मध्य रात्रि की चोट। भारी बमों से ईरान के गुप्त ठिकानों को तहस नहस कर दिया गया और अब ईरान ने चेतावनी दी है कि वो तेल लाने वाला समुद्री रास्ता बंद कर देगा। भारत का 40% तेल इसी रास्ते से आता है। तो क्या यह हमला सिर्फ ईरान के लिए था या फिर इसके पीछे कोई ऐसी चाल है जो भारत जैसे देशों को अंदर से कमजोर करने के लिए चली जा रही है? तो वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर दें। आपका एक क्लिक हमें अगली बड़ी रिपोर्ट लाने की ताकत देता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी ही खतरनाक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेकिन अगर यह सिर्फ चाल नहीं बल्कि एक पहले से तय की गई साजिश थी, तो उसकी असली शुरुआत कहां से हुई? दरअसल इस पूरे हमले की योजना महीनों पहले से तैयार की जा रही थी और जब इसे अंजाम दिया गया तो पूरी दुनिया दहल उठी। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर एक बेहद खुफिया सैन्य योजना को अंजाम दिया, जिसका नाम रखा गया मिडनाइट हैमर, यानी वो हथौड़ा जो रात के सन्नाटे में गिरता है और सिर्फ राख छोड़ता है। इस ऑपरेशन में B-2 बम वर्षक विमानों ने बंकर तोड़ने वाले ऐसे बम गिराए जो सीधे जमीन के नीचे छिपे ईरानी परमाणु ठिकानों पर जा गिरे। फोर्डाव, नाटांस और इस्फहान जैसे ठिकाने कुछ ही सेकंड में मलबे में बदल गए। सैटेलाइट तस्वीरों में गहरे गड्ढे, जलती जमीन और बिखरे हुए ढांचे दिखे, लेकिन इन साइट्स की गहराई इतनी ज्यादा थी कि असली नुकसान अभी भी रहस्य बना हुआ है। ईरान ने इस हमले को सीधी युद्ध की शुरुआत बताया है, जबकि अमेरिका और इसराइल इसे आत्मरक्षा बता रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह हमला केवल परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए था या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा खेल है जो पश्चिम एशिया के नक्शे को बदलने वाला है? और इसी पूरे हमले का सबसे गहरा असर भारत पर पड़ता दिख रहा है, क्योंकि जिस समुद्री रास्ते की बंदी की धमकी दी गई है, वहीं से भारत अपनी जरूरत का 40% तेल मंगवाता है। अगर यह रास्ता बंद हुआ तो हर रोज लाखों बैरल तेल की आपूर्ति पर ब्रेक लग सकता है, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। इसी डर से भारत सरकार पहले ही रणनीतिक तेल भंडार खोलने की तैयारी में लग गई है और रूस, कतर और इराक जैसे वैकल्पिक देशों से आपूर्ति बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। साथ ही भारत की खाड़ी देशों के साथ चल रही बातचीत अब और गंभीर हो गई है, क्योंकि वहां रहने वाले लाखों भारतीय नागरिक भी खतरे में आ सकते हैं। विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने लगातार उच्च स्तरीय बैठकें शुरू कर दी हैं और सभी तेल कंपनियों को सतर्क कर दिया गया है। अब भारत को सिर्फ तेल नहीं बल्कि अपने राजनयिक कौशल की भी सबसे बड़ी परीक्षा देनी पड़ रही है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका का दबाव है तो दूसरी ओर ईरान के साथ वर्षों पुराना भरोसा। और जब तेल पर इतनी सीधी मार पड़ती है तो इसका सबसे पहला झटका भारत की अर्थव्यवस्था को लगता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने भारतीय रुपया गिरा दिया है, जो अब डॉलर के मुकाबले 86 रुपए 50 पैसे के पार जा चुका है और जानकारों का कहना है कि ये 87 रुपए 50 पैसे तक भी फिसल सकता है। इसी के साथ शेयर बाजार में घबराहट फैल चुकी है, विदेशी निवेशक पूंजी खींचने लगे हैं और महंगाई का डर फिर से सिर उठाने लगा है। भारत का चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट पहले से ही तेल पर निर्भर था और अब वो और चौड़ा होता जा रहा है। रिजर्व बैंक दोहरी दुविधा में है, एक तरफ महंगाई पर लगाम लगानी है, दूसरी तरफ आर्थिक रफ्तार को भी नहीं गिरने देना। अब अगर ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं तो उद्योग जगत पर असर पड़ेगा और अगर नहीं बढ़ाई जाती तो महंगाई बेलगाम हो जाएगी। कुल मिलाकर एक समुद्री रास्ते की धमकी ने भारत के आर्थिक संतुलन को हिलाकर रख दिया है। लेकिन जहां सरकारें अर्थव्यवस्था और रणनीति के समीकरण में उलझी हैं, वहीं आम लोगों के लिए यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका है। ईरान में रह रहे हजारों भारतीयों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं और उनके परिवार यहां भारत में हर मिनट बेचैनी से किसी कॉल या खबर का इंतजार कर रहे हैं। इसी डर को समझते हुए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है,
जिसके तहत ईरान से लोगों को लाने के लिए विशेष विमान भेजे गए हैं। पहली फ्लाइट दिल्ली पहुंची, जिसमें 285 नागरिक सुरक्षित उतरे, लेकिन अभी और हजारों बाकी हैं। अगले 2-3 दिनों में 3 और फ्लाइट्स भेजी जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे हालात बिगड़ रहे हैं, हर उड़ान एक जंग जीतने जैसी लग रही है। एयरपोर्ट पर जब लोग अपने परिवार से मिलते हैं तो आंसू, राहत और डर सब एक साथ बहते हैं। ये सिर्फ कूटनीतिक या आर्थिक संकट नहीं रहा, बल्कि हजारों भारतीय परिवारों के लिए ये पल अब एक भावनात्मक इम्तिहान बन चुका है। इधर भारत के सामने संकट के बादल मंडरा रहे हैं, उधर वैश्विक मंच पर भारत की मौजूदगी अब सिर्फ एक दर्शक की नहीं रही, बल्कि एक निर्णायक शक्ति की तरह उभरी है। G7 सम्मेलन में भारत ने जिस संतुलित और मुखर कूटनीति का परिचय दिया, उसने न सिर्फ भारत कनाडा जैसे तनावग्रस्त रिश्तों को दोबारा पटरी पर लाया, बल्कि पूरी ग्लोबल साउथ की आवाज को पश्चिमी देशों के सामने मजबूती से रखा। इधर भारत के सामने संकट के बादल मंडरा रहे हैं, उधर वैश्विक मंच पर भारत की मौजूदगी अब सिर्फ एक दर्शक की नहीं रही, बल्कि एक निर्णायक शक्ति की तरह उभरी है। G7 सम्मेलन में भारत ने जिस संतुलित और मुखर कूटनीति का परिचय दिया, उसने न सिर्फ भारत कनाडा जैसे तनावग्रस्त रिश्तों को दोबारा पटरी पर लाया, बल्कि पूरी ग्लोबल साउथ की आवाज को पश्चिमी देशों के सामने मजबूती से रखा। जब विकसित देश केवल अपने हितों की बात कर रहे थे, तब भारत ने विकासशील देशों की ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य आपूर्ति और सुरक्षा चिंताओं को G7 के एजेंडा में सबसे ऊपर पहुंचाया। इस सम्मेलन में भारत ने एक तरफ अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी दिखाई, तो दूसरी तरफ रूस और ईरान जैसे पारंपरिक सहयोगियों के प्रति संतुलन भी बनाए रखा। यही वजह है कि आज भारत को न सिर्फ एक आर्थिक शक्ति, बल्कि एक भरोसेमंद पुल के रूप में देखा जा रहा है, जो दुनिया के 2 विरोधी ध्रुवों के बीच संवाद कायम कर सकता है। लेकिन सवाल यही है, क्या दुनिया आज जिन संकटों का सामना कर रही है वो सिर्फ संयोग हैं, या फिर ये वो कड़ियां हैं जो एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही हैं? लेकिन सवाल यही है, क्या दुनिया आज जिन संकटों का सामना कर रही है वो सिर्फ संयोग हैं, या फिर ये वो कड़ियां हैं जो एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही हैं? एक साथ 3 महाद्वीपों में तनाव, पश्चिम एशिया में ईरान, पूर्वी यूरोप में रूस यूक्रेन और एशिया प्रशांत में चीन ताइवान, क्या ये सब कुछ एक सुनियोजित गेम है? अमेरिका और उसके सहयोगी अचानक ऐसे कदम उठा रहे हैं जो वर्षों की रणनीति लगते हैं जैसे ये सब पहले से तय था। वहीं दूसरी ओर चीन, रूस और ईरान जैसे देश अब एक दूसरे के और ज्यादा करीब आते दिख रहे हैं। दुनिया के तेल मार्गों से लेकर इंटरनेट केबल्स तक हर जगह तनाव बढ़ता जा रहा है, और भारत जैसी उभरती शक्तियों को बीच में रखकर हर पक्ष अपना खेल खेल रहा है। तो क्या ये सब वाकई में अलग अलग घटनाएं हैं, या फिर हम उस ग्लोबल चेस बोर्ड पर पहुंच चुके हैं जहां हर मोहरा अपनी चाल के लिए तैयार बैठा है, और अगली चाल शायद वर्ल्ड वॉर जैसी कोई बड़ी टकराहट हो? अगर आपको ये विश्लेषण थोड़ा भी जानकारीपूर्ण या आंखें खोलने वाला लगा हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। ये आपके लिए बस 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए ये अगली बड़ी रिसर्च लाने की ताकत बनता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।